हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ेनिथ पर। आप सभी को पता है कि हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम क्वांट सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा डे सेकंड है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ फंक्शन 4a³ माइनस 12a² प्लस 14a माइनस 3 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय a माइनस 1 अपॉन में 2। यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पर a माइनस 1 बाई 2 होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये, जब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का और जिससे डिवाइड होता है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो a माइनस 1 इसे इक्वल टू 0 कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 को इसमें पुट कर देंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो 4a³ माइनस 12a² प्लस 14a माइनस 3, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2। तो 4 1/2³ माइनस 12 1/2² प्लस 14, ए की जगह क्या आ गया, 1/2 माइनस 3। यहाँ आ गया 4 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1/8 माइनस 12 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस ये 2 से गया 2 से 14 तो ये आ गया 7 माइनस 3। यहाँ से ये 4 2 ज़ा 8, ये गया 4 से 3 टाइम्स में तो ये क्या बचा 1/2, ये आ गया -3 -3 माइनस का 6 और ये प्लस 7। ठीक है, ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो ये हमारा आंसर है 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 13 26 एंड 39 एंड गिव्स द रिमाइंडर एज 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम 13 को डिवाइड करें, 26 को डिवाइड करें, 39 को डिवाइड करें, ये रिमाइंडर हमें क्या दे, 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, 13 में से 1 रिमाइंडर दे, 26 में से 2 रिमाइंडर दे और 39 में से 3 रिमाइंडर दे। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम क्या करते हैं कि जो हमें रिमाइंडर चाहिए उसे पहले ही हम इसमें जो भी वैल्यूज़ है उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 13 है, 26 है और 39 है, इसमें से 1 रिमाइंडर चाहिए, 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 2 रिमाइंडर चाहिए, 2 माइनस कर देंगे, इसमें से 3 रिमाइंडर चाहिए, 3 माइनस कर देंगे, क्या आ गया 12 24 और ये 36। ठीक है, और हमें पता है कि कोई ऐसा बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या है हमारे पास, क्या निकल के आ जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ आ जाएगा 12। ठीक है ना, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 12 से ये भी डिवाइड हो रहा है। और अगर इसे मैं 12 से डिवाइड करता हूँ पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में नंबर कितना है 13 है, तो रिमाइंडर कितना दे देगा 1। ये 12 से डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना दे देगा 2। ये 12 से डिवाइड हो जाएगा 36 और रिमाइंडर कितना दे देगा 3। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड भी करे और ये रिमाइंडर दे, वो क्या आ गया 12। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम चाहिए हमें। एलसीएम जो है एक्स एंड वाई का वो इतना है और इनका एचसीएफ कितना है 27 और एक्स की वैल्यू इतनी है तो वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे दो नंबर होते हैं एक्स इंटू वाई, कोई भी दो नंबर होंगे, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम माई इंटू एचसीएफ के। मतलब जो दो नंबर है उनका अगर मल्टीप्लाई करे उससे इक्वल करे तो वो किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बस इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एलसीएम ऑफ एक्स वाई कितना दिया है, एलसीएम हमें 2079। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है 27 और एक्स की वैल्यू कितनी दी है 189 और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसे काट देंगे, कितनी बारी में जाएगा, 27 से जा रहा है 7 टाइम्स में चला गया, 7 7 49 4 7 दूनी 14 4 18। ठीक है, 7 टाइम्स में गया, इससे वाई इज इक्वल टू इससे डिवाइड करेंगे 7 से, कितने टाइम्स में जाएगा ये 7 दूनी 14 6 7 7 7 7 7 9 63 63 4 7 7 49 तो 297। ये हमारा आंसर हो गया 297। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ 1/3
36.18 इज़ दिस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ये निकालना है। तो ये कैसे करते हैं, अगर 1 में 36.18 है इक्वल टू ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.0276। अगर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ खस सकता है तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ खसकेगा, ठीक है। जैसे अगर नीचे से पॉइंट इधर की तरफ जाता है तो ऊपर पॉइंट इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसमें कितने पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, 2, 4 और एक 5। ये तो पॉइंट के बाद थे ही, पर अब अभी बाद में कितने पॉइंट्स के बाद वैल्यू आ गई है, ऐड हुई है, 2, 2, 4, 1, 5। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है 5 पॉइंट उधर सरकेगा। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 0.0276, ठीक है, इंटू में 5 ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो उधर सरकाना है तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और अपॉन में इसका जब अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितने 1, 2, 3, 4 ज़ीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 ज़ीरो से ये 4 ज़ीरो गए तो आंसर क्या आया 2760, ये आगे तो 2 ज़ीरो हट ही जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं होती इनकी। तो आंसर हमारा क्या आ गया 2760, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of money invested for 8 years on 5% per annum simple interest, क्वेश्चन विजिबल है। A sum of money invested for 8 years on 5% per annum simple interest amounted to 175 on maturity. What was the sum invested? तो इसमें क्या कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी है उसे इन्वेस्ट किया गया है 8 सालों के लिए 5% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। और जो 8 सालों बाद कितना हो जा रहा है 175। तो हमें ये पूछा है कि कितना सम इन्वेस्ट किया गया था स्टार्टिंग में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 8 सालों के लिए है इंटू 5%, टोटल कितना इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा 8 सालों में 5% पे 8 पंजे 40%। मतलब कोई सम ऑफ मनी अगर 100 थी तो वो 8 सालों बाद कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। इसी 140 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, इस 140 की वैल्यू कितनी है 175। और हमें क्या चाहिए 100 की, मतलब जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया था। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175 अपॉन में 140 इंटू में 100, ठीक है। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये 0 से 0 गया, ये गया 2 से कर देते हैं, 2 7 14, 2 पंजे 10, ये 7 से गया, कितने टाइम्स में गया 7 दूनी 14, 3 17, 7 पंजे 35, तो 25 इंटू 5 25 पंजे 125 रुपीज़। मतलब कि स्टार्टिंग में हमने 125 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और वो अब 8 सालों बाद 5% सिंपल इंटरेस्ट लग के 175 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 पीपल कैन स्वीप द फ्लोर इन 4 days विथ 12 brooms, इन हाउ मैनी डेज कैन 8 पीपल स्वीप द फ्लोर विद 8 brooms, ठीक है। मतलब कह रहा है अगर 12 लोग हैं वो फ्लोर को साफ़ करते हैं 4 दिनों में 12 झाड़ुओं के साथ, ठीक है। और तो ये पूछ रहा है कि इन कितने दिनों में 8 लोग जो हैं वो फ्लोर को साफ़ करेंगे 8 झाड़ुओं के साथ। तो ये जो 12 ब्रूम्स है और ये जो 8 ब्रूम्स है, ये जो 8 ब्रूम्स है ये जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना 12 लोग 12 झाड़ू यूज़ करेंगे, 8 लोग 8 झाड़ू ही यूज़ करेंगे। तो हमें उससे जो ये 12 झाड़ू है और ये 8 झाड़ू है इससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 12 लोग हैं, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिनों में करते हैं। और ये कितना आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया। और यही काम को कह रहा है कि 8 लोग कितने डेज़ में करेंगे इसी काम को, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब इसे कट कर देते हैं सिंपल, ये गया 4 से 4 दूनी 8, 2 6 के 12, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 6, जो कि हमारा आंसर है। 6 डेज़ में ये 8 लोग इस काम को कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 1/2 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स मेजर। तो हमें जो एंगल निकालना है वो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है x है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कब बनता है जब दो कोणों का योग, दो कोण 1 प्लस कोण 2 इनका योग कितना होता है 180 डिग्री, तब एक
सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मेज़र ऑफ एंगल है वो 1/2 है, जो एंगल है वो क्या है 1/2 है किसका, इसकी सप्लीमेंट्री एंगल का। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर डिवाइडर रह जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स इधर माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है, मतलब जो रिक्वायर्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 3, देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos थीटा प्लस sec cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा की। ठीक है, तो cos थीटा प्लस इस sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू में अंडर रूट 3। तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है cos क्यूब थीटा प्लस 1/में sec थीटा को cos थीटा लिख सकता हूँ ना, तो cos क्यूब थीटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं मान लेता हूँ इस cos थीटा को क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो ये एक तरह से इक्वेशन बन गई हमारी 1x प्लस 1/में x इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस 1/में एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, अगर इस तरह का कुछ बन जाए हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 दिया है ये, और एक्स क्यूब प्लस 1/में एक्स क्यूब ये निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है कि a क्यूब माइनस 3a, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। a का मतलब क्या हो गया ये, ठीक है, जो भी x प्लस 1/x या फिर माइनस होगा कुछ भी होगा इसके जो इक्वल में होगा वो हमारा a बन जाएगा 3a। तो इससे हम आंसर निकालते हैं, कैसे आया ये a क्यूब, a कितना है हमारा 3, इसका क्यूब कर दिया माइनस 3, और a की जगह क्या आ गया अंडर रूट में 3। अब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, और जब 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। वही हमारा आंसर है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आया कहाँ से, है ना, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कहाँ से आया। ये क्या दिया है 1/1x प्लस में 1/में x। ठीक है, और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका क्यूब कर सकता हूँ। तो इसका क्यूब करेंगे अगर हम 1 क्यूब प्लस 1/में x क्यूब, इसकी अगर क्यूब करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a हमारा क्या है x है, b हमारा क्या है 1/में x है, तो बस यहाँ पर पुट कर देंगे इसे। ये क्या आ गया x प्लस 1/में x क्यूब माइनस 3ab, ये हमारा क्या आ गया x, और b की जगह क्या आ गया 1/में x, और ब्रैकेट में क्या आ गया a प्लस बी, मतलब x प्लस में 1/x। ठीक है, अब ये इस x से ये x तो कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या बन गया पूरा का पूरा, जो इसकी वैल्यू है a मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस 1/में x, तो x प्लस 1/में x क्या बन गया a क्यूब माइनस ये आ गया 3, और x प्लस 1/में x क्या आ गया हमारा a। तो ये बन गया यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ यूज़ किया। तो हम इतना कुछ पेपर में नहीं करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 50 बट नॉट बाय 100। मतलब इनके जो फैक्टर्स है 50 से डिविजिबल हों और 100 से डिविजिबल ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 50 से जो फैक्टर्स निकलेंगे 50 से और 100 से, तो 50 वाले में से 100 वाले माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो 100 है वो 50 से भी डिविजिबल हो जाएगा और ये 100 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर 150 है तो वो 50 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह अगर 250 आ गया तो वो भी 50 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जितने भी 50 वाले आएंगे उसमें से हम 100 वाले माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी 50 वाले आएंगे उसमें से 100 वाले माइनस कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो ऐसी, जितने जो नंबर आएंगे वो ऐसे नंबर होंगे जो कि 50 से तो डिविजिबल होंगे पर 100 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
क्या दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2। सबसे पहले 50 से निकाल लेते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं जो डिविजिबल होंगे 50 से। तो ये 50 का क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, पंजे पंजे 25 दूनी 50। तो ये आ गया 2 इंटू 5 की पावर 2। अब एक 2 से 2 की एक पावर गई, पावर कितनी बची, सिर्फ 2। यहाँ से 2 5 की पावर 2 है, 2 पावर गई, बची कितनी, 2। अब फैक्टर्स निकालने होते हैं इसके। अगर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 कर देते हैं। तो 2 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, इंटू 3 है पावर तो कितनी हो जाएगी, 4। 2 है पावर तो कितनी हो जाएगी, 3। 2 है पावर तो कितनी हो जाएगी, पावर 3 इज इक्वल टू। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 9 108। तो टोटल 108 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसे डिवाइड करते हैं 50 के। ठीक है, अब 100 के निकाल लेते हैं इसी तरह। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, डिवाइड किया किससे, 100 के फैक्टर्स निकालने तो 100 से। ये कैसे आएगा, पंजे पंजे 25 इंटू 25 चौके 100, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर से 2 गया तो पावर बची 1, 5 की पावर 2 से ये 4 गया तो पावर बची 2। ठीक है, अब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है तो वही सेम चीज़ पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 की जगह कितना आ गया, 4 इंटू 5 की पावर 2 है तो कितना आ गया, 3 इंटू 2 की जगह कितना आ गया, 3 इक्वल टू 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 4 दूनी 8, 9 9 है 72। तो जो 100 से डिविजिबल होने वाले फैक्टर वो 72 हैं और जो 50 से होने वाले हैं वो 108 हैं। तो सिंपल 108 में से 72 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3। तो टोटल 36 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 36 आंसर आ रहा है ना हमारा, 36 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 50 से तो डिविजिबल होंगे पर 100 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 70%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द विड्थ टू मेंटेन द सेम एरिया। मतलब कि जो लेंथ है वो 70% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर 10 है तो ये 17 हो जा रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 7। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ब्रेथ है वो कितना कम होना चाहिए, कितना डिक्रीज़ होना चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज़ होना चाहिए, है ना। ब्रेथ कितने परसेंटेज डिक्रीज़ होना चाहिए ताकि एरिया सेम रहे। तो पहले 10 से अगर 17 हुआ है लेंथ तो ब्रेथ क्या होना चाहिए, 7 कम होना चाहिए। अगर ये चीज़ बढ़ी है तो ये कम होगी, तभी तो इनका एरिया जो है वो सेम होता है। एरिया क्या होता है, L/B। तो मतलब अगर अभी ये 17 है ब्रेथ तो 7 कम होकर कितनी हो जाएगी, 10। 17 दाम 170, 17 दाम 170, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी कम हुई, ब्रेथ 7। किस पर कम हुई, 17 पर, इंटू 100 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 17 700 डिवाइड बाई 17। डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 17 34 17 17 चौके 68, 17 चौके 68, 2 70 0, 17 एकम 17, 3 20, पॉइंट लगाया 0, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो लगभग 2 कर देते हैं 34। नियरेस्ट चाहिए, नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, मतलब कि 41 आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने शायद ऐसा समझ लिया है, इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि परसेंटेज डिक्रीज़, पर इन्होंने निकाला है कि आफ्टर डिक्रीज़ ये कितना परसेंट बन रहा है। तो अगर ये निकालते हम कि 10/17 इंटू 100 तो इसकी वैल्यू यही आती 59। तो जिस हिसाब से हमने किया है, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 41। ठीक है, 41 उसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। If speed of 3 cars are in ratio this, the ratio of respective time taken by these cars to travel the same distance। मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, स्पीड दी है हमें कार की कितनी, 2:3:4, और हमसे पूछ रहा है कि ट्रैवल कर रही है सेम डिस्टेंस, तो टाइम का रेशो क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो मान लेते हैं हम एक कॉमन सा डिस्टेंस मान लेते हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा मान लेते हैं। तो इन तीनों से क्या डिवाइड हो सकता है, 12। तो ये मान लिया हमने, क्या है हमारा डिस्टेंस है 12। ठीक है, अब अगर टाइम निकालना है तो हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये स्पीड था ना, तो 2 से गया 2 6 के 12, 3 से गया 3 चौके 12, 4 से गया 4 तिहाई 12। तो रेशो क्या आ गया, 6:4:3, जो कि हमारा आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक मैन है सोल्ड करता है 2 आर्टिकल्स फॉर 4000 ईच और गेन करता है 15% ऑन वन एंड लॉस्ट करता है 15% ऑन अदर। व्हाट इज़ द टोटल गेन और लॉस राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। मतलब कि एक मैन है 2 वस्तुएं बेच रहा है और दोनों 4-4 हज़ार की ही बेच रहा है, ठीक है। और पर लेकिन जो पहली वस्तु है उस पर 15% का उससे लॉस हो रहा है, जो दूसरी वस्तु है उस पर पहली वस्तु उस पर गेन हो रहा है जो भी है 15% का, और दूसरी पर लॉस हो रहा है 15% का, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 15% इसका मतलब क्या होता है 3/20, ठीक है, 3/20। तो इसका मतलब अगर CP अगर 20 थी और 15 के प्रॉफिट पर बेचा है तो SP कितना हो जाएगा। पहला गेन पर बेचा है 15%, तो 23 हो जाएगा फर्स्ट आइटम। सेकंड आइटम की अगर बात करें, अगर 20 था 3 के लॉस पर बेचा है तो अब कितने का बेचा है, 17 का बेचा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि दोनों आइटम का जो SP है वो 4000 ही है, मतलब हमारा तो अलग आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे को, और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, SP दोनों की इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं क्या बन रही है, 17 दूनी 34, 340। अगला इसे 17 से गुना करें कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 51। तो ये आ गया 1 5 4 9 3 391। इसी तरह इसे किया 23 दूनी 46 460, और इसे करेंगे तो यही आएगा जो 391 आया था, ठीक है। अब टोटल जो हमारा CP है और SP है कितना आया, CP टोटल 0 6 4 10 4 4 4 8 800 ये आ गया, और ये SP कितना आया 1 1 2 9 9 18 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो ओवरऑल जो लॉस है, लॉस दिख रहा है ना, CP से SP कम है तो लॉस आ गया, तो ओवरऑल लॉस कितने का आ रहा है, 18 का लॉस आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल लॉस 18 का आ रहा है, और ये हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टोटल गेन और लॉस, है ना, और वो भी राउंड फिगर में निकालना है। तो ये हमारा 18 का लॉस कब आया, जब हमने इस 391 को 18 कंसीडर किया। 391 इस हम अपने परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं, अभी एक्चुअल में SP कितना है 4000 है, तो इस हिसाब से हम लॉस निकालेंगे। तो 391 की वैल्यू कितनी है 4000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 अपॉन में 391। हमारा लॉस कितना एक्चुअल है 18 का लॉस आया है, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 अपॉन में 391 इंटू में 18। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, तो हम 391 को 390 मान लेते हैं, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से गया कितना आ जाएगा 3 से 18, ये 3 से गया 3 1 3 3 3 9, ठीक है। इसे सॉल्व किया कितना आया 6 चौके 2400 बटे में 13, डिवाइड कर लेते हैं कितना आ जाएगा 13 एकम 13 दूनी 26 ज़्यादा आ जाएगा 13 एकम 13, ठीक है। बचा कितना 11 0 13 13 13 13 अट्ठे 104 13 अट्ठे 104 बचा कितना 6, फिर 0 गया 13 पंजे 65 13 पंजे 65, 5 टाइम्स में 65 ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 टाइम्स में करा हमने, और यही हमारा आंसर आ रहा है क्योंकि नियरेस्ट चाहिए था। तो 184 हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस आया था ना, तो 184 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 120। तो 120 के डिवाइजर्स निकालने हैं, तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं 120 का। क्या है 2 से गया 2 6 के 12, 2 से गया 2 तिहाई 6, फिर 2 से गया 15 दूनी 30, फिर 3 से गया 3 पचे 15, फिर 5 से गया 5 1 5। तो ये कितना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और हमें पता है कि हमें जब डिवाइज़र चाहिए होता है तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था ना, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, और इसमें 1 की जगह क्या आ जाएगा फिर 1 ऐड करेंगे 2। तो ये कितना आ गया 2 दूनी 4 चौके 16, तो 120 के कितने डिवाइज़र्स हो गए 16, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन आइटम पर केजी आउट ऑफ द गिवन ईयर इन द गिवन टेबल। मतलब कि हमें पर केजी जो है मैक्सिमम वैल्यू किसकी वो निकालना है। तो अगर 110 केजी की वैल्यू कितनी है 230,
ठीक है। तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230 बटे में 110, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, और ये 11 दूनी 22, एक बचा, ज़ीरो लगाया, फिर ज़ीरो लगा के एक और ज़ीरो लगाएंगे, तो 11 9 99, 2.09 समथिंग आ जाएगा। सेकंड का क्या आ गया, सेकंड क्या है 210, सेकंड क्या है 210, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 95 से, क्योंकि वैल्यू ये दी है ना और ये क्वांटिटी दी है। अगर 95 kg 210 रुपये का आएगा तो 1 kg कितने का आएगा, 210 डिवाइड बाई 95। इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, 5 से गया 19 बचे 95, 5 से गया 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ये 19 से गया 19 दूनी 38, 38 4 पॉइंट लगाया 0, 19 दूनी 38, 2 आया 19 से कम 19, तो ये 2.21 आ गया। इसी तरह ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा क्या आ रहा है 340 अपॉन में 125। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से गया 25 पंजे 125, 5 से गया ये 5 छः के 30, 4 5 8 40, तो ये 25 से डिवाइड किया कितना आया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 10 60 8 68, तो ये 18, फिर पॉइंट जाएगा तो है नहीं, पॉइंट लगाया 0, 25 छः 25 सत्ते 175, तो ये 2.7 समथिंग आ रहा है। और लास्ट वाला कितना आ रहा है 430 अपॉन में 130, ये 0 से 0 गया, इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 छब्बीस 13 39, 13 चौके 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 और बचा कितना 4, फिर पॉइंट लगा के 0 उतारा, 13 13 तिया 39, तो ये 3.3 समथिंग आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है। जो सबसे हाईएस्ट पूछा था ना इन्होंने, मैक्सिमम वैल्यू पर केजी, तो सबसे मैक्सिमम किस में आ रहा है, पर केजी 3.3 kg, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इतना है, इज़ कितना है 324 सेंटीमीटर क्यूब, इज़ मोल्डेड इनटू अ क्यूबॉइड जिसका लेंथ विड्थ और हाइट कितना है, ये रेशो दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हमें ये वॉल्यूम दिया है और इसमें इसे मोल्ड करके ही क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। इसका मतलब तो ये साफ़ है कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वही क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हमें जो लेंथ विड्थ और हाइट दिया है, कितना दिया है 3x 2x 2x, तो अगर जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 324। 324 कहाँ से आया पता चला ना, जो क्यूब का वॉल्यूम है वही क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि क्यूब से ही तो क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। अब L की जगह क्या है मेरा 3x इंटू विड्थ या फिर ब्रेथ जो भी बोल देंगे, ये कितना है 2x इंटू हाइट की जगह क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 324, 2 दूनी 4 तिहाई 12x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, ये क्यूब आ गया ना 1 2 3, तो एक्स क्यूब 324, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 12 छः 72, 12 से 84 27, तो एक्स कितना आ गया, जब क्यूब हटा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ कितना है हमारा 3x, तो 3x की जगह कितना आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो ये हमारा आंसर हो गया 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये बस सॉल्व करना है हमें, सिंपल है। ठीक है, तो ये 7 अपॉन में 9 माइनस 11 अपॉन में 12 प्लस 13 अपॉन में 16 माइनस 1 अपॉन में 8, इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 से सारे डिविजिबल है, तो 144 इसका एलसीएम आ गया, कितने देखते हैं 9 से गया ये 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 5 9 6 54, 16 9 144 होता है, और 16 इंटू 17, 16 पंजे 16 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 144 होता है, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया 132, प्लस अगला गया 16 16 9 144 और 13 9 117, माइनस 8 से गया, ये कितने बारी में चला जाएगा 8 एकम 8 6 8 18 8 144, तो 18 और 18 एकम 18 आ जाएगा। अब ये जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर दे रहे, जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर दे रहे, तो ये कितना आ जाएगा 7 2 9 1 1 2 1 1 2, और ये माइनस 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 प्लस, ये कितना आ गया 8 2 10, 3 1 4 और 1 5, और ये आ गया 1 अपॉन में 144, इसे माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 9, 12 में से 5 गया 7 और बटे में 144, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। If 50 liter of liquid contain 20% spirit is added with 10 liter of water, then what would be the percentage of spirit in resulting mixture? कह रहा है 50 लीटर का लिक्विड है, उसमें 20% क्या है, स्पिरिट है। ठीक है, उसमें 20% स्पिरिट है, और अब इस जो 50 लीटर का लिक्विड है उसमें 10 लीटर का और वाटर मिला दिया जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो अब स्पिरिट है कितने परसेंटेज बचा है। अगर 50 लीटर का लिक्विड था उसमें 20% जो है क्या था, स्पिरिट, तो 50 का 20% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि स्पिरिट कितना था, 10 था, तो स्पिरिट 10 है, और अब इस 50 लीटर मिक्सचर में 10 लीटर और वाटर मिला दिया जा रहा है, तो टोटल जो मिक्सचर है वो कितना बन गया, 60 लीटर। तो स्पिरिट जो है 10 है, 60 टोटल मिक्सचर है, इनटू में 100। ठीक है, ये जब हमने कट किया तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 1/6 हमारा कितना आता है, 16.66, या फिर अगर इनके हिसाब से बोले तो 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बाउल है कंटेन करता है 9 ब्लू बॉल कितने हैं, 9 है। वाइट बॉल कितने हैं, 7 है। ब्लैक बॉल कितने हैं, 5 है। कह रहा है 2 बॉल्स ड्रॉन इन 1 गो, मतलब एक साथ 2 बॉल निकाले जाते हैं। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 बॉल बीइंग वाइट इज़। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बॉल वाइट होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, एक तो एक बारी में निकालना है, इसका मतलब अगर एक बॉल निकाला तो दूसरा बॉल भी साथ में, तो रिप्लेसमेंट तो होगी नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट ही का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अगर इसमें अगर वाइट बॉल निकाल रहे हैं, अगर पहली बारी में वाइट बॉल निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल कितनी गेंदें हैं, 9 7 16 5 21। ठीक है, अगर पहली बारी में वाइट निकलता है तो दूसरी बारी में क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ब्लू और ब्लैक निकले, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहली बारी में अगर ब्लू और ब्लैक निकलता तो डेफिनेटली दूसरी बारी में वाइट ही निकलेगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली बारी में अगर वाइट निकला, आउट ऑफ कितने में से निकलेगा, 21 इंटू, अब हमारे पास टोटल गेंदें कितनी बची है सेकंड बॉल निकालने के लिए, 20, और इस 20 में से निकलेगा क्या, ये 9 5 14, इन 14 में से कोई एक निकलेगा। प्लस सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले वाइट ना निकल के पहले इन दोनों में से कोई निकल रहा हो, तो टोटल कितना हो गया, 9 5 14, और टोटल 21 में से निकलेगा वो, इंटू, अब जो सेकंड टाइम है उसमें बॉलें कितनी बची है, 20 बची है, और निकलेंगे उसमें से वाइट, तो आ गया 7। ठीक है, अब इसमें 7 21 इंटू 14 20 हो रहा है, और यही यहाँ भी सेम चीज़ है, 7 21 14 20, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा, 7/21, मतलब ये 2 बार हो रहा है ना, तो 2 से गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 7 इंटू 21 इंटू 14/20। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 से गया 7 दिया 21, ये गया 2 से 10 दूनी 20, ये गया 2 से 2 से 14, 2 पंजे 10, तो ये क्या बचा, 7/5 3 ज़ा 15। तो ये हमारा आंसर है क्या, 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रेन सर्विस गॉट डिसरप्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट आफ्टर अ ट्रैवल ऑफ 30 किलोमीटर, द स्पीड वॉज रिड्यूस्ड टू द 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, this caused it a delay of 45 minutes. If the accident had happened 18 km farther, it would have been running late for 36 minutes. What was the original speed of train? ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसे मान लेते हैं ए से बी पर जाना है। ठीक है, लेकिन 30 किलोमीटर चलने के बाद वो एक एक्सीडेंट हो जा रहा है उस ट्रेन का, और जिसकी वजह से वो जो है 45 मिनट लेट पहुंच रही है अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पर, और स्पीड भी कम हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 4/5, मतलब अगर पहले 5x स्पीड था तो अब कितना स्पीड रह जा रहा है, 4x, मतलब पहले 5x स्पीड था तो स्पीड कितना हो गया, 4x। आगे कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे जाके होता, ए से बी पर ही अभी भी जा रही है, पर वो 30 किलोमीटर पहले चली थी, मान लेते हैं अभी 18 किलोमीटर इन्होंने कहा कि और आगे चल रही है, और यहाँ पर अब एक्सीडेंट हो रहा है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड तो वही हो रहा है, 5, पहले 5 था और 4x हो गया, पर अब इस डिस्टेंस को कवर करने में पहले 45 मिनट लेट थी, अब कितने मिनट लेट हो रही है, 36 मिनट। ठीक है, जो ट्रेन है 36 मिनट लेट हो रही है, तो
ये D1 है उससे कवर करने में 45 मिनट का लेट हो रहा है, ये डिस्टेंस जो 2 है उससे कवर करने में 36 मिनट का लेट हो रहा है, ठीक है, बी तक। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दोनों से हम निकाल सकते हैं ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, D इज़ इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, ये मैंने बताया था पिछले क्लास में, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो इससे D1 निकाल लेते हैं पहले। D1 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड 1 मेरा कितना है 5x है, इंटू स्पीड 2 कितना है मेरा 4x है, अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना आ जाएगा x, इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, तो 45 मिनट का लेट हो रहा है तो 45, और आवर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ किलोमीटर में है और यहाँ भी किलोमीटर में है तो ये भी आवर्स में आएगा, तो इसलिए अपॉन में 60। अब इसे सॉल्व करेंगे, x से x गया, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से 4 गया, तो D1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 तिया 15x। इसी तरह इससे D2 निकाल लेते हैं, तो D2 मेरा कितना आ गया, स्पीड 1 5x इंटू स्पीड 2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना आ जाएगा x, इंटू स्पीड जो टाइम का डिफरेंस है कितना है 36 मिनट अपॉन में 60, क्योंकि आवर्स में चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे, x से x गया, छिकम छिकम 36, 6 दहा में 60, 5 से गया 5 दूनी 10, 2 से गया ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया 6 दूनी 12x, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 15x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो कितना है 12x है। तो इस टोटल में ये टोटल आएगा, तो इसमें से अगर ये निकाल देंगे तो बचेगा क्या, 18 किलोमीटर बचेगा ना। तो ये आया 15x, जो ये टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये वाला डिस्टेंस अगर मैं निकाल दूँ D2 12x, तो ये कितना बचेगा 18x आएगा ना। ये 30 किलोमीटर तो इधर गया, ये डिस्टेंस मेरा सेम है ना, इसमें से अगर ये निकाल दूंगा और इसमें से अगर इस पूरे में से ये निकाल दूंगा तो बचेगा 18x। तो 12x माइनस 15x माइनस 12x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 किलोमीटर। अब 15x में से 12x गया, 3x इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर। अब मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल स्पीड चाहिए थी। मैंने कहा था ना व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 5x थी, 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह कितना आ गया 6, तो 6 पंजे 30, ये मेरी क्या आ गई ओरिजिनल स्पीड आ गई, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस। तो दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू तो वही होती है जैसे एक की फेस वैल्यू एक ही है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही है, जो बाय फेस दिख रहा है वही फेस वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो अगर ये एक है तो ये इकाई पर है, ये इसकी फेस वैल्यू है। अगर ये 2 पर है तो ये दहाई पर है, ये इसकी फेस वैल्यू है। मतलब कि 2 0 ये 2 की फेस वैल्यू है, ठीक है। और अगर ये देखते हैं 3 2 1, तो ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई 3 और आगे 2 0, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 और इसके बाद जितने वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ज़ीरो लग जाएंगे, या फिर हम 10 की पावर 8 लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ये तो सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या आ गया 6 + 4 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, प्लस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, तो ये 10 दूनी 12, 10 दूनी 12 और 2 10 दूनी 20 और 2 22, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, x कैन वर्क एज फास्ट एज y एंड z टुगेदर, x एंड y टुगेदर कैन फिनिश द सेम टास्क 3 टाइम एज फास्ट एज z। मतलब कह रहा है x जो है वो उतनी ही फास्ट काम करता है जितनी फास्ट y और z एक साथ मिलके करते हैं, ठीक है। मतलब x अगर एक काम करता है तो y z भी एक ही काम करते हैं। अगला क्या कह रहा है आगे, टुगेदर कैन फिनिश द सेम टास्क। आगे क्या कह रहा है, x एंड y टुगेदर, x एंड y की बात कर रहा है अब, टुगेदर फिनिश द टास्क 3 टाइम एज फास्ट एज z। मतलब कि ये अगर एक करता है तो ये 3 काम करते हैं, कह रहे हैं 3 टाइम एज फास्ट करते हैं।
आगे कह रहा है इफ़ ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द टास्क इन 15 डेज़। अगर ये तीनों मिलके 15 डेज़ में करते हैं तो जेड अकेला कितने टाइम्स में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है। तो अगर इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल 4 है, तो इन तीनों की भी एफिशिएंसी 4 ही होनी चाहिए थी ना, एफिशिएंसी तो नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर हमें इसे 4 बनाना पड़ेगा, ये 1 और 1 2 है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 एकम 2 और नीचे भी 2 एकम 2 बन गया 2 2 4। ठीक है, तो ये हमारा अब एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, वाई और जेड। अगर एक्स की एफिशिएंसी 2 आ गई तो वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वाई की एफिशिएंसी 1 आ गई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1 और 1 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि तीनों मिलके 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो 15 इंटू तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 3 4। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को पूछ रहा है कि जेड कितने टाइम्स में करेगा, कितने डेज़ में करेगा। तो जेड की एफिशिएंसी तो 1 है, तो अपॉन में 1 आ गया। तो 15 चौके 60, मतलब कि जेड को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डेज़। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। फ्रॉम अ वॉच टावर ऑफ 200 मीटर हाइट, एंगल्स ऑफ depression of two cliffs in a horizontal line through the base of tower are 45 degree and 30 degree. Find क्या करना है, distance between the cliffs if they are on the same side। मतलब कि एक टावर है, कितना मीटर हाइट है इसकी, 200 मीटर हाइट है। ठीक है, और सेम साइड पर दो क्लिफ्स हैं, मतलब दो चट्टानें हैं। एक चट्टान मान लेते हैं यहाँ, एक चट्टान यहाँ है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो एक चट्टान यहाँ है, दूसरी चट्टान यहाँ है। यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है, कितने का बनेगा ये, 45 का। वो बता रहा ना ये, एक एंगल बन रहा है 45 का, दूसरा कितने का बन रहा है, 30 का। तो दूसरा एंगल कितने का बन गया, 30 का। ठीक है, अगर ये 45 का एंगल बन रहा है तो हमें पता है कि टेन थीटा या टेन 45 इक्वल टू क्या होता है, 1। और टेन को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे। तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, मतलब कि अगर टेन 45 है तो परपेंडिकुलर जो है वो 1 है और बेस है वो भी 1 है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये 200 मीटर है तो ये भी 200 मीटर होगा, और अगर ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान है। और अगर दो भुजाएं समान होती है तो जो यहाँ एंगल बनता है सेम एंगल यहाँ ही बनता है। तो ये 45 का एंगल बन गया। ठीक है, और अगर ये 45 है तो ये कितने का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। ठीक है ना, ये इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या है, अगर ये 90 का एंगल है, ये 30 का एंगल है, तो ये टोटल कितने का एंगल बनाएगा, बताना। ये आ गया 9 और ये आ गया 30, तो ये टोटल कितने का एंगल बनाएगा, 60 का एंगल बनाएगा। ठीक है, और अब अगर टेन 30 देखें, टेन 30 डिग्री, टेन 30 आएगा ना ये, तो टेन 30 इक्वल टू क्या होता है, टेन 30 का वैल्यू 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, और ये 10 को क्या लिखते हैं हम, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर मेरा परपेंडिकुलर 1 है तो बेस कितना है, √3 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर 200 है तो बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 200 √3। ठीक है ना, अगर एक की वैल्यू 200 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 √3, यही होगा ना, 200 √3 यही होगा। तो यही हमने निकाला है, 200 √3। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है कि फाइंड करना डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ्स। तो मतलब इस चट्टान और इस चट्टान के बीच की ये वाली दूरी मुझे निकालनी है। तो टोटल दूरी मेरे पास कितनी आ गई, 200 √3। और इस टोटल दूरी में से अगर ये दूरी मैं माइनस कर दूँ तो ये दूरी आ जाएगी ना। तो 200 √3 में से माइनस किया 200, और जब ये करेंगे 200 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √3 -1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ 1 माइनस √3 दिया है, ये थोड़ा गलत होगा आंसर। आंसर हमारा ये बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स हैं, लेंथ x और y है। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें दो कॉर्ड्स हैं x और y। ये x हो गया और ये
y हो गया। सबटेंडेड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एट द सेंटर रिस्पेक्टिवली। सेंटर पर ये 60 का एंगल बना रहा है और ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, सेंटर पर बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन दिस सिनेरियो। तो ये बोल रहा है कि इसमें इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। अगर ये सेंटर है, सेंटर से मैं कहीं भी एक रेखा खींचूँ तो वो क्या होता है, हमारा रेडियस होता है और रेडियस हमेशा इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल है और ये कोण अगर 60 का है तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ये एक, तो इसका मतलब ये और ये कोण भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये दोनों कोण कितने कितने के बने, ये भी 60 का बना, ये भी 60 का बना, ठीक है। और अगर ये तीनों 60 के हैं तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। और अगर अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये मेरा 90 का है, ये मेरा y है, ये x है और ये x है, यही बन रहा है कुछ। अब अगर ये 90 है तो ये ऑब्वियस सी बात है 45 होगा, दोनों अगर x x है तो। पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझा। तो ये 45 है तो 10 45 इज इक्वल टू क्या होता है 1। और ये इक्वल टू किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा x है, बेस भी मेरा x है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, हाइपोथेसिस कितना आता है, हाइपोथेसिस कैसे निकालते हैं पता है ना, h इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है मेरा 1 है प्लस बी कितना है मेरा 1 है, इसका स्क्वायर करूँगा तब भी 1 ही रहेगा और ये एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 आ गया, ठीक है, 1 1 2 और यहाँ से स्क्वायर गया तो अंडर रूट में 2 आ गया। इसका मतलब कि ये कितना है, अंडर रूट में 2 है, ठीक है। एच मेरा कितना है, अंडर रूट में 2 है। तो अगर पी मेरा एक्स है, बी मेरा एक्स है, तो एच मेरा कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू अगर x है, एक की वैल्यू अगर x है तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2x आ जाएगी ना। तो y इज जो मेरा y आया था वो कितना आया, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 2x, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 2x। ये समझ में आया, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा एक सर्कल था, दो कॉर्ड्स थे x और y, ठीक है। ये जो है 60 का एंगल बना रहा था और ये जो है सेंटर पर 90 का एंगल बना रहा था। और अगर ये 60 का एंगल बना रहा है और यहाँ सेंटर से बना रहा है तो मुझे पता है ये सेंटर से मैं कोई भी रेखा खींचूँगा तो वो एक क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, रेडियस, ठीक है। तो अगर ये मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगी और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 60 है तो ये बचे हुए जो एंगल कितने कितने के होंगे, 60 60 के होंगे। और अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी सारी भुजाएं समान है। और अगर ये x है, ये x है, ये x है तो इसका मतलब ये और ये भी x हो जाएगा। और अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, इसे मैंने बाहर दिया ताकि समझने में आसानी हो। इसमें क्या है, ये 90 का कोण बन रहा है। अगर ये 90 का बन रहा है तो ये 45 के होंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, इक्वल है। उसके बाद अगर ये x है, ये x है तो ये कितने का होगा, जो मेरा हाइपोथेसिस है वो मैंने निकाला अभी। तो h कितना आ गया, अंडर रूट में 2। तो एक परपेंडिकुलर मेरा कितना था, x था, जो कि एक की वैल्यू थी, एक की वैल्यू क्या थी, x। तो दो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2x। और अंडर रूट 2x मेरा क्या है, y की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2x। यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, सॉल्व करना है, सिंपल इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या आ गया, 6 दूनी 12 बटे में 8 में से 1 गया 7 7 और 7 और 5 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा है, एक आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गिवन पॉपुलेशन 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड विद अस्थमा आउट ऑफ, एक मान लेते हैं पॉपुलेशन है 100, टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें से 20% पॉपुलेशन को क्या है, अस्थमा है, मतलब 20 लोगों को क्या है, अस्थमा है, ठीक है। 20 लोगों को क्या है, अस्थमा है। आगे आगे कह रहा है, आउट ऑफ विच 90% ऑफ अस्थमा पेशेंट्स यूज टू वर्क इन
फ्लोर मिल, इसमें से जो 90% है लोग हैं जो जिनको अस्थमा है वो कहाँ काम करते हैं? फ्लोर मिल में। फ्लोर मिल में तो इसका 90% कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 आ गया। 18 लोग कहाँ काम करते हैं? फ्लोर मिल में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? इफ़ 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वॉज वर्किंग इन फ्लोर मिल्स देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन फ्लोर मिल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा। कह रहा है जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 30% जो है कहाँ काम करते हैं? फ्लोर मिल में। ठीक है, फ्लोर मिल में कितने परसेंट काम करते हैं? 30%, मतलब 30 लोग फ्लोर मिल में काम करते हैं और उसमें से 18 लोग जो फ्लोर मिल में काम करते हैं उन्हें अस्थमा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग इन फ्लोर मिल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। तो टोटल जो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं 18 है, आउट ऑफ टोटल फ्लोर मिल में काम करने वाले कितने हैं? 30 इंटू में 100। तो इसे कैंसिल आउट करते हैं, कितना आ जाएगा ये? 3 दहा में 30, 3 छः 18, 0 से 0 गया, ये आ गया 60%। तो 60% लोग जो हैं जो कि फ्लोर मिल में काम करते हैं और अस्थमा से पीड़ित हैं। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसे सिंपल सॉल्व करना है। अंडर रूट में 75 प्लस अंडर रूट में 147। ठीक है, तो ये कितना आता है? अंडर रूट में पंजे पंजे 25, तिहाई 75 प्लस ये कितना आता है? ये 3 से करते हैं, 3 इंटू 3, 3 चौके 12, 3 से किया हमने, कितना जगह? 3 चौके 12, 13 14 2, 3 9 27, तो 49, 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना आया? 5 बाहर आ गया अंडर रूट से, अंडर रूट में क्या बचा? 3 प्लस यहाँ से 7 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा? 3। तो 7 5 12 अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हम जोड़ सकते हैं क्योंकि अंडर रूट में वैल्यूज़ सेम है। तो ये हमारा आंसर हो गया 12 अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 18 skilled workers can complete a task in 12 days. ठीक है, while 24 semi-skilled workers need to 15 days to complete the same task. ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है। मान लेते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, मान लेते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी x है और जो सेमी स्किल्ड हैं, जो सेमी स्किल्ड है उनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं y है। ठीक है, तो 18 स्किल्ड वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। 18 स्किल्ड वर्कर x की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम करते हैं? 12 दिन में। जबकि ये टोटल वर्क आ गया, वही काम जो 24 सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं y की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम करते हैं? 15 दिन में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, कट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 6 ते 18, 6 चौके 24, यह आ गया 4 से 4 तिहाई 12, ये गया 3 से 3 पचे 15। तो x अपॉन में y इक्वल टू ये कितना आ गया? 5, यहाँ से 3 नीचे गया 3। मतलब कि जो स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है और सेमी स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मैनी सेमी स्किल्ड वर्कर्स शुड रिप्लेस द 3 स्किल्ड वंस हु लेफ्ट सो दैट द टास्क कैन बी कम्प्लीटेड इन स्टिपुलेटेड टाइम। मतलब कि 3 जो हाउ मैनी कितने सेमी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर 3 स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं और टाइम वही लगना चाहिए जितना पहले टाइम लग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वर्कर्स छोड़ के गए, अगर स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी है 5, सेमी स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर 3 वर्कर छोड़ के गए तो 3 की एफिशिएंसी से 3 वर्कर स्किल्ड 5 की एफिशिएंसी से कितना काम करते थे एक दिन में? 5 तिहाई 15। तो वही 15 काम को, इसी 15 काम को ये सेमी स्किल्ड वर्कर करेंगे, इसी 15 काम को। तो कितने स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जो कि इस 15 काम को अपने 3 की एफिशिएंसी से कर देंगे? तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? 5, 5 3 5 से 15 होता है ना। तो इसका मतलब कि जो 5 जो है सेमी स्किल्ड वर्कर्स की अब ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 से स्किल्ड वर्कर्स चले जाते हैं काम छोड़ के तो 5 सेमी स्किल्ड वर्कर्स उस काम को उसी टाइम में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कितने सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए? 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, 5 सेमी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर 3 स्किल्ड वर्कर्स काम छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। If sum of cost price of 2 bikes is 1 lakh, one bike was sold at a profit of 20%. ठीक है,
एंड सेकेंड वन वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। एक बाइक है, मान लेते हैं एक्स है, उसे बेचा गया 20% का प्रॉफिट पर, मतलब वो 120 का बेचा गया है, ठीक है, 120% पर बेचा गया है। और दूसरी बाइक है, सेकंड बाइक वो सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, और जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, मतलब ये सेलिंग प्राइस आया एक्स, मान लेते हैं फर्स्ट बाइक का एक्स प्राइस है, दूसरी बाइक का वाई है, तो एक्स को 120 पर बेचा गया है, और वही जो सेलिंग प्राइस आएगा वो वाई को किस पर बेचने पर आएगा, 20% लॉस पर, मतलब इसे कितने का बेचा गया है, 80% पर बेचा गया है। तो एक्स और वाई कितना आ गया, 80 परसेंटेज से परसेंटेज गया, 80 अपॉन में 120, तो ये कितना आ गया, 0 0 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब कि एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, वाई का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 है। तो वही हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बाइक सोल्ड, तो फर्स्ट बाइक का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 2, टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी दी है, 1 लाख। तो मुझे फर्स्ट बाइक की चाहिए 2, 2 की कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये आ गई 40,000, मतलब कि फर्स्ट बाइक की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बार ग्राफ है, इसमें क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स PLSE एंड H इन थाउजेंड्स सोल्ड बाय अ सप्लायर इन 2018 एंड 19, मतलब कि टोटल एयर कंडीशनर जो है डिफरेंट ब्रांड्स के, ठीक है, कौन कौन से ब्रांड आ गए, PLSEH थाउजेंड्स में दिया गया है, PLSEH थाउजेंड्स में दिया गया है, और ये 2018 और 2019 के हैं, ठीक है, नंबर ऑफ AC जो सोल्ड किए गए हैं। तो बोल रहा है स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन के देख लेते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रांड्स वॉज द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड इन 2018 एंड 2019 टुगेदर इक्वल, मतलब 2018 में और 2019 में किस ब्रांड ने इक्वली AC सोल्ड किया है। तो ये क्या आ गया हमारा, HESLP, एच ने 2018 और 19 में कितना सोल्ड किया है मिलाकर टोटल, 4 4 8 3 3 6, ई ने कितना सोल्ड किया है 6 4 10 3 3 6 1 7, एस ने कितना सोल्ड किया है टोटल 8 3 2 5, एल ने कितना सोल्ड किया टोटल 8 3 3 6, और पी ने कितना सोल्ड किया टोटल, तो ये आ जाएगा 3 2 5 और ये 5। तो इनमें से किसने जो है टोटल 2018 और 19 में सेम सोल्ड किया, तो ये एच और एल जो है इन्होंने सेम AC सोल्ड किए हैं 2018 और 19 के मिला के, 2018 और 19 के अगर मिलाएं तो एच ने और एल ने सेम AC सोल्ड किए हैं। तो ये रहा आंसर है ना, एच और एल ने सेम AC सोल्ड किए हैं 2018 और 19 के मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इन द गिवन लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ कोर्स बुक ऑफ साइंस, साइंस को ऐसे डिनोट किया गया है, ड्राइंग D, हिंदी H, मैथमेटिक्स M, इंग्लिश E, इन थाउजेंड्स में दिया गया है, सोल्ड बाय प्रिंटिंग कंपनी इन 2017 एंड 18। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हमारा जो डॉट डॉट में है ये 2017 में बेचे गए हैं बुक्स हैं, और ये 2018 जो है जो टाइप ऑफ कोर्स बुक्स हैं 2017 के हैं डॉट में, 2018 के हैं डार्क ब्लैक में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सेल फॉर बुक्स इन विच सब्जेक्ट हैज़ फॉलन द मोस्ट बिटवीन 2017 एंड 18, तो मतलब 2017 से 18 में सबसे ज़्यादा किस में गिरावट आई है ये देखना है हमें। तो यहाँ तो 17 नीचे 18 35 है, यहाँ तो बढ़ोतरी हुई है, यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है, घटा कहाँ पर है, ये जो हिंदी बुक्स है और ये जो इंग्लिश की बुक्स है इन्हीं दोनों में घटा है। इसमें कितना घटा है, 2017 से कितना कम हुआ है, पहले 30 था अब 25 हो गया, कितना कम हुआ 5 कम हो गया, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो पहले 32 था इंग्लिश में, बाद में 20 हो गया, तो कितना कम, पहले 32 था बाद में 20 हो गया, तो टोटल कितना कम हुआ 12 कम हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, ये हिंदी का है और ये इंग्लिश का है, सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है इंग्लिश में, तो हमारा इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गिरावट है, ठीक है। यही बोला था ना, सेल फॉर बुक्स इन विच सब्जेक्ट हैज़ फॉलन द मोस्ट बिटवीन 2017 एंड 18, तो ये क्या है तो ये क्या है इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल दैट शोज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन UPSC एग्ज़ाम फॉर 5
फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये स्टेट्स आ गए और ये ईयर्स आ गए, और जैसे आंध्र प्रदेश है, वहाँ से 2014 में इतने लोगों ने यूपीएससी में अपीयर हुए हैं, ठीक है। यूपी है, वहाँ से 2014 में 300 लोग अपीयर हुए हैं। इस तरह से ये हमें डाटा दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्ज़ाम इन 2016 एंड 17 फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मतलब 2016 आंध्र प्रदेश का बोला है, आंध्र प्रदेश का 2016 और 17 का, है ना, 2016 और 17 का आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 0, 6, 4 और 2 6, तो ये 660 आ गया टोटल। और इसका रेशो किसके साथ निकालना है? रेशो निकालना था ना, किसके साथ? स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम यूपी इन दिस ईयर, मतलब सेम ही ईयर 16 और 17 में यूपी के स्टूडेंट्स। तो यूपी आ गया, यूपी में 2016 एंड 17 कितने आ गई है? 5 4 9, तो ये आ गया 950, 450 प्लस 500। अब इसे कट करते हैं, बाकी आगे ये कट होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 66:95, ये हमारा आंसर है, जो कि ये हमारा आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बार ग्राफ शो द डाटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ XYZ मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स हैं, बाय 3 ब्रांचेज हैं ABC ऑफ अ कंपनी ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। 2012 से 16 का डाटा दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? मतलब कि ये A है, ये B है, ये C है, ये A, ये B, ये C, ठीक है। और 2012, 13, 14, 15, 16 तक का डाटा दिया गया है। कह रहा है विच ब्रांच हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ XYZ ऑटोमोबाइल्स इन द गिवन पीरियड। मतलब कि 2012 से 2016 को कंपेयर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही बोल रहा है ना, विच ब्रांड हैज़ रिकॉर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ। तो 2012 से स्टार्ट किए 2016, तो बेस ईयर तो हमारा 2012 हो गया, और अभी करंट ईयर हमारा कितना दिया है? 2016। तो वही पूछ रहा है ये कि हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ किस में देखने को मिल रही है। तो अगर ए की बात करें, 40 था, कितना ग्रोथ हो गया? 50। बी की बात करें तो 30 था, बढ़ के कितना हो गया? 55। सी की बात करें अगर तो पहले 50 था, बढ़ के कितना हो गया? 60। तो हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज अगर निकाले तो इसमें कितने बढ़ोतरी हुई है? 10/40 इंटू में 100, तो ये कितना आ गया? 1/4 कितना होता है हमारा? 25%। इधर निकालते हैं अगर 50/60 इंटू में 100, 0 से 0 गया, 50 नहीं, सॉरी, यहाँ भी 10 की बढ़ोतरी हुई ना, 50 10 60, तो ये 10 आएगा, तो 0 से 0 गया। 1/6 कितना होता है हमारा? 16.66%। और अगला यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हमें? 30, 20, 50, 5, 55, तो 25/30 इंटू में 100, ये आ जाएगा 5 5 25, 5 6 30, तो ये कितना आ गया? 5/6 इंटू 100। जब 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16.66, तो इंटू में 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80, 6 पंजे 30, 3 33, 16 पंजे 80 और 3 83, तो 83.3 करके आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें कहाँ देखने को मिल रही है? इसमें 25 है, इसमें 16.66 है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? इस बी ईयर में, इस बी में, सॉरी, ठीक है। तो ये बी ब्रांच में सबसे ज़्यादा, आंसर हमारा क्या है? ब्रांच बी विथ ग्रेटर देन 80% ग्रोथ, मतलब दिख रहा है ना, 80% से ज़्यादा ग्रोथ है, तो ये हमारा सही आ गया, यही हमारा आंसर है। तो बस दोस्तों, यहीं तक था क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको जो ये सेशन है पसंद आया होगा। इसी तरह के सेशन मैं लाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।